And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about cyber crimes, and this topic is important from our syllabus paper for cyber security point of view. So सबसे पहले समझते हैं अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स के बारे में. तो तीन तरह के साइबर क्राइम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे: फिशिंग, विशिंग एंड स्मिशिंग. तो फिशिंग में कैसा होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड वेयर द क्रिमिनल्स मिसलीड पीपल वाया ईमेल. तो आपको ईमेल आएगा और इस ईमेल पे कुछ लिंक होगा, कुछ इस तरह का उस पर कंटेंट होगा, मैसेज होगा कि आपने ये 10 लाख का इनाम जीता है, 1 करोड़ का इनाम जीता है, यहाँ पे क्लिक करें, अपना अकाउंट नंबर दें, आपके अकाउंट में अभी हम लोग 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने वाले हैं. और जो लोग फंस गए उस लिंक पे क्लिक कर दिया, फिर कैसा होगा कि उनके जो डिटेल्स हैं वो शेयर हो जाएंगे और फिर उनका अकाउंट हैक भी हो जाता है और फिर वहाँ पर फिर फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो जाते हैं. सो इस तरह के फ्रॉड्स को कहा जाता है फिशिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाया ईमेल्स. उसके अलावा अगर फ्रॉड्स हो रहे हैं वाया फ़ोन, जहाँ पे कोई अगर आपको कॉल करता है, फ़ोन करके आपको परसुएड करता है, तो फिशिंग वाया फ़ोन या फिशिंग वाया वॉइस इज़ नोन एज विशिंग. जहाँ पे कोई आपको फ़ोन करेगा, वो बताएगा कि मैं इस बैंक में काम करता हूँ, मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ और मैं इस बैंक के बिहाफ पे कॉल कर रहा हूँ, आपको ये इनाम मिला है या आपका अकाउंट में ये प्रॉब्लम है और जल्दी से अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. इस तरह की चीज़ें करके अगर आपसे वो अकाउंट डिटेल्स निकलवा लेते हैं और फिर उसके मदद से वो अगर आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं, तो इस तरह के साइबर क्राइम को कहा जाएगा विशिंग. और तीसरा तरह का साइबर क्राइम होता है, इसको कहा जाता है स्मिशिंग. इसमें SMS के थ्रू आपको कुछ लिंक शेयर किए जाएंगे और उस लिंक पे ऐसी बातें लिखी रहेंगी, उस SMS में ऐसी बातें लिखी रहेंगी कि आपने 10 लाख का इनाम जीता है, आपने ये गाड़ी जीती है, आपने उस सस्पिशियस लिंक पे क्लिक किया and then you will your account details will be shared and then your account will be hacked. और उसके बाद वो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर सकते हैं. तो ये तीन तरह के फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स जनरली होते हैं जहाँ पे बैंक अकाउंट्स से फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जाते हैं. फिशिंग वाया ईमेल, विशिंग ओवर फोन एंड स्मिशिंग वाया SMS. अब ये जो करंट आर्टिकल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट हैज़ शेयर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ विशिंग. तो फ़ोन के ज़रिए एक साइबर क्राइम हुआ, साइबर फ्रॉड हुआ, जिस पे ये आर्टिकल है. तो जिनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ उनका नाम, डिटेल सब यहाँ शेयर किया है, लेकिन हमें नाम नहीं यूज़ करना चाहिए, तो हम नाम उनका नहीं यूज करेंगे. बस इतना है कि एक रिटायर्ड SBI ऑफिसर, उनके साथ ये विशिंग का फ्रॉड हुआ. तो ये मैं जानबूझ करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ अगर हमारे साथ इस तरह के कुछ फ्रॉड हो जाएं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं वो भी हमारे को यहाँ पे पता चलेगा. और हम उस केस में अगर हम कभी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाएँ तो हम क्या रिकॉर्ड्स ले सकते हैं वो हमें यहाँ पता चलेगा. तो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस आर्टिकल, क्योंकि ये बाकी सारे पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो रिटायर्ड SBI के ऑफिसर थे, इनको फ़ोन आया कि और ये कुछ अपने BSNL का बिल पे करना चाह रहे थे, मोबाइल बिल पे करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रहा था. तो फिर इनको एक फ़ोन आया. उस फ़ोन पे एक जिस भी इंसान ने इनको कॉल किया था उसने अपने आप को बताया कि वो BSNL का एम्प्लॉई है और वो अपने तरफ से एक लिंक शेयर कर रहा है 11 रुपये का. उस लिंक पे वो क्लिक करें, 11 रुपये पे करें और अपने आप उनका बाकी सारा पेमेंट हो जाएगा. तो इस तरह का उसने लिंक शेयर किया 11 रुपये का. सर को शक नहीं हुआ, रिटायर्ड SBI के जो ऑफिसर थे इनको शक नहीं हुआ, इनको लगा ठीक है 11 रुपये की तो बात है. इन्होंने लिंक पे क्लिक कर दिया और जैसे ही लिंक पे इन्होंने क्लिक किया, ही वॉज मूव्ड टू और ट्रांसफर्ड टू अ स्पूफ्ड BSNL पेमेंट गेटवे. तो एक कोई फर्जी सा BSNL का पेमेंट गेटवे था जहाँ पे उनको लीड करा दिया गया. वहाँ पे उन्होंने 11 रुपये की पेमेंट की, लेकिन उस प्रोसेस में उनके अकाउंट डिटेल्स ट्रांसफ़र हो गए और फिर थोड़ी ही देर बाद उनको पता चला कि उनके अकाउंट से 3,14,000 रुपये निकाल लिए गए हैं. इतना ही नहीं, थोड़े टाइम बाद इन लोगों को ये भी पता चला कि इनके वाइफ के अकाउंट से 15 लाख रुपए निकाल लिए गए, क्योंकि वाइफ का अकाउंट भी इनके अकाउंट के साथ लिंक था एज ए बेनिफिशियरी. तो बस एक छोटी सी गलती के कारण 18 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए गए.
अब अगर ऐसा कभी हमारे साथ होता है तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। तो समझिए और हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें जैसे ही ऐसा पता चलता है कि हमारा अकाउंट से कुछ भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, वो भी हमें समझना है। तो देखिए, आरबीआई का एक सर्कुलर है ऑन बैंक फ्रॉड जो दिसंबर 2017 में आया था, जो आपको जानना चाहिए। इस सर्कुलर के हिसाब से जो कस्टमर है उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 25,000 रुपये की है इन केस ऑफ बैंक फ्रॉड। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी 25,000 रुपये से इनका मतलब ये है कि अगर आपके साथ बैंक फ्रॉड होता है तो उसमें आपको एट मैक्स 25,000 रुपये तक का ही लॉस होना चाहिए। उसके ऊपर का अगर लॉस होता है तो वो फिर बैंक आपको पे करेगा। और लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको 25,000 का ही लाइबिलिटी है, यानी कि 25,000 के ऊपर का जो लॉस है वो बैंक आपको पे करेगा, बशर्ते आपने जो फ्रॉड है इसको विदिन 72 आवर्स आपने बैंक के साथ शेयर किया कि सर मेरे साथ ये बैंक फ्रॉड हुआ है और इसमें मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए गए, 3 लाख रुपए निकाल लिए गए। विदिन 72 आवर्स अगर आप शेयर करेंगे तो फिर उस केस में अगर भले आपके अकाउंट से 3 लाख रुपए भी निकाले गए हैं लेकिन आपको बाकी के 2,75,000 रुपये बैंक दे देगा। बस 25,000 रुपये की आपकी एक्सपोजर है या लाइबिलिटी है। तो 72 आवर्स में आपको रिपोर्ट करना है, लेकिन इसमें और कुछ कंडीशंस हैं, ये भी ज़रा समझिए। अगर ये जो साइबर क्राइम हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है, that has happened due to the customer himself or herself sharing the account detail, then in that case the complete liability lies with the customer. तो अगर आपने इस तरह की गलती की है जिसमें आपने खुद ही अपने बैंक अकाउंट नंबर डिटेल शेयर किए हैं फ़ोन के थ्रू, यानी कि आपके साथ विशिंग हुआ है, आपने कोई सस्पिशियस लिंक क्लिक किया है, उस केस में फिर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। उस केस में अगर आपको 3 लाख का नुकसान हुआ तो 3 लाख का नुकसान आपको ही झेलना है। मतलब अगर आपने अपने तरफ से कोई गलती नहीं की, ना कोई सस्पिशियस लिंक क्लिक किया, ना किसी को फ़ोन पे अपना अकाउंट डिटेल दिया, उस केस में भी अगर आपके साथ बैंक फ्रॉड हो जाता है तो आपकी लाइबिलिटी है 25,000 रुपये की, बशर्ते आप 72 आवर्स के अंदर वो कंप्लेन रजिस्टर करते हैं विद द बैंक। इसके साथ साथ एक और बात आपको समझनी है कि इवन हियर द कस्टमर इज लाइबल ओनली टिल सच टाइम दैट ही डज नॉट इन्फॉर्म द बैंक। इसका मतलब समझिए, आपके साथ बैंक फ्रॉड हो गया, आपने गलती से अपने अकाउंट नंबर दे दिया और उस अकाउंट नंबर के बाद आपके साथ बैंक फ्रॉड हो गया, तो उस केस में जितना भी बैंक फ्रॉड हुआ वो अब आपकी लाइबिलिटी है, बैंक कंपनसेट नहीं करेगा। लेकिन तब तक जब तक आपने ये कंप्लेन बैंक के साथ रजिस्टर नहीं किया। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए हैं, आपने गलती से अपना अकाउंट डिटेल किसी के साथ शेयर कर दिया, आपके साथ विशिंग फ्रॉड हो गया और जैसे ही आपने अपना अकाउंट डिटेल शेयर किया 3 लाख रुपए उसने निकाल लिए, तो बचे 7 लाख रुपए। अब जैसे ही 3 लाख रुपए उसने निकाले, आपने बैंक में केस रजिस्टर कर दिया, कंप्लेन रजिस्टर कर दिया कि मेरे साथ ये बैंक फ्रॉड हुआ है। तो जब बैंक में कंप्लेन रजिस्टर हुआ उस टाइम में अगर आपके अकाउंट में 7 लाख रुपए हैं तो अब ये 7 लाख सिक्योर्ड हो जाएंगे। अगर वो 7 लाख रुपए बैंक में कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद भी वो निकाल लेता है तो बैंक को वो 7 लाख रुपए आपको वापस देना होगा। तो ये सब कुछ बेसिक अधिकार हैं हमारे जो हमें जानना चाहिए। अगर हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी अगर हमारे साथ बैंक फ्रॉड हो जाता है तो मैक्सिमम हमें 25,000 की लाइबिलिटी है। अगर हमारी कोई गलती है उस केस में हमारे साथ बैंक फ्रॉड हो जाता है तो जल्दी से जल्दी हमें बैंक को इन्फॉर्म करना है, कंप्लेन करना है बैंक के अंदर अबाउट द बैंक फ्रॉड। उस केस में क्या होगा कि उस टाइम तक जो भी फ्रॉड हुआ है वो पैसा तो हमारा गया, लेकिन उसके ऊपर अगर बैंक को कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा निकाला जाता है उस केस में बैंक हमें वो पैसा कंपनसेट करेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सर्कुलर ऑन बैंक फ्रॉड रिलीज्ड इन दिसंबर 2017। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आरबीआई ने रिलीज़ की हैं रिगार्डिंग राइट्स ऑफ द कस्टमर्स इन केस ऑफ बैंक फ्रॉड, इन केस ऑफ विशिंग, फिशिंग और स्मिशिंग। आसाम सरकार ने क्या एक्शंस लिए हैं साइबर क्राइम्स को कम करने के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं हमारे स्टेट में। एक एग्जांपल हमने यहाँ शेयर किया, लेकिन इस तरह के कितने सारे एग्जांपल्स होते रहते हैं हाल फिलहाल में। तो साइबर क्राइम्स को कम करने के लिए आसाम सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। 2 स्टेप्स तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, जैसे आसाम का साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट। तो आसाम के अंदर साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए आसाम सरकार साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट लेकर के आई है, जिसके अंदर एक साइबर ड्रोन ऑफिस खोला जाएगा और खोला गया है इनफैक्ट एट पुलिस हेडक्वार्टर एट कहिलापारा इन गुवाहाटी। और ये जो साइबर ड्रोन ऑफिस होगा ये पूरे आसाम के अंदर अलग अलग साइबर स्पेस में सर्विलेंस करता रहेगा कि कहीं कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा। एंड दिस प्रोजेक्ट साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट हैज़ बीन ब्रॉट अंडर प्रोजेक्ट मोइत्री। मोइत्री तो आपको पता ही होगा, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले आपको।
मोइत्री। ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था इसका पर्पस था टू मॉडर्नाइज पुलिस स्टेशन इन असम। मोइत्री का फुल फॉर्म है मिशन ऑफ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रेस्पॉन्सिव इमेज। तो ये दोनों तो मैं आपको करा चुका हूँ पहले। अब एक रिसेंट इनिशिएटिव देखते हैं असम सरकार का इन ऑर्डर टू कर्ब साइबर क्राइम्स। साइबर फॉरेंसिक लैब कम टेस्टिंग सेंटर खोला गया है एट CID हेडक्वार्टर इन गुवाहाटी। तो एक ऐसा लैब खोला गया है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी पहले तो कि किस तरह से साइबर क्राइम्स के केस में आप एक्शन ले सकते हैं, प्लस वहाँ पे साइबर क्राइम्स के रिगार्डिंग फॉरेंसिक एविडेंसेस क्रिएट किए जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हाल फिलहाल में ही खोला गया, जून 28 को ही खोला गया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके खिलाफ एविडेंस आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है और इससे स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी इन केस ऑफ साइबर क्राइम्स, प्लस पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा सकता है रिगार्डिंग टैकलिंग ऑफ साइबर क्राइम्स। एक और चीज़ जो सबसे मुद्दे की बात है हम सिटीजन्स के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़िए, हमारे मुद्दे की बात यहाँ पे देखिए। एक और इनिशिएटिव ली गई है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंतर्गत एक 24/7 हेल्प लाइन स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको अगर कभी भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आप इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे इन दिस CID ऑफिस। और ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 155260। तो इन केस ऑफ एनी साइबर क्राइम दिस नंबर शुड बी द फर्स्ट वन वेयर यू शुड क्लिक एंड यू शुड इन्फॉर्म रजिस्टर द साइबर क्राइम। और उसके बाद आपका कम से कम वहाँ तक जो लॉस हो गया वो तो हो गया, उसके आगे का लॉस आप प्रिवेंट कर सकते हैं। The next article is taken from environment segment. It is about impact of global warming on fishes, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस आर्टिकल का। देखिए हाल फिलहाल में आपको पता है कि IPCC ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने छठा अपना रिपोर्ट पब्लिश किया है। मैंने आपको बताया था 2-3 दिनों पहले ये आर्टिकल मैंने कवर किया था कि कैसे IPCC के रिपोर्ट जो होते हैं दे बिकम अ साउंड बेसिस फॉर क्रिएटिंग इंटरनेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। कैसे पेरिस क्लाइमेट डील हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5th रिपोर्ट ऑफ IPCC। अब छठा रिपोर्ट IPCC का आया है और इसके अलग अलग फेजेज में इसके रिपोर्ट्स पब्लिश हो रहे हैं। तो छठा रिपोर्ट का पहला फेज मैंने आपके साथ शेयर किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि जिस रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत सारे कैटास्ट्रॉफीज हो सकते हैं। हमारे जो देश हैं उसके कई सारे कोस्टल एरियाज डूब सकते हैं, इनफैक्ट ट्रॉपिकल एरियाज़ के कई सारे कोस्टल सिटीज़ डूब सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब उसका दूसरा फेज का रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि जो ओशन के अंदर वाटर है वो धीरे धीरे वार्म हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और ओशन के अंदर का जो पानी है वो जिस तरह से गर्म हो रहा है, अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन अभी कंट्रोल कर भी लिया तब भी ओशनिक वाटर का टेम्परेचर राइज होता रहेगा टिल द ईयर 2300। तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ है, अब ओशन के वाटर का टेम्परेचर राइज को रिवर्स कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फॉर नेक्स्ट 200 to 250 ईयर्स इवन इफ वी मिनिमाइज कार्बन इमिशन, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया IPCC रिपोर्ट में। और फिर इन्होंने ये भी बताया है कि 1971 तक जो भी ओशनिक वार्मिंग हुई थी उसका लगभग डबल वार्मिंग होगा बाय ईयर 2100 अगर हम लोग इमिशन को कम करने में कामयाब हो पाए तो। और अगर नॉर्मल इमिशन करते रहें जिस तरह का अभी हम इमिशन कर रहे हैं तो जितना ग्लोबल वार्मिंग, जितना ओशन का टेम्परेचर राइज कर गया था बाय 1971 उसका 4 to 8 टाइम्स ओशन का टेम्परेचर, ओशन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ सकता है। अब ओशन का टेम्परेचर बढ़ने से, ओशनिक वाटर का टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं वो समझते हैं। देखिए अगर ओशन के वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशन के अंदर के जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये ग्राफ देखिए, दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिजॉल्विलिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन विद इन ओशनिक वाटर। जब ओशन का वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन लेवल उसके अंदर घटता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हो जाएंगे दैट विल बी नोन एज हाइपोक्सिक एरियाज। हाइपोक्सिक एरियाज मतलब वेरी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जोन्स। देयर माइट बी सम एरियाज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट मे बी नोन एज एनॉक्सिक एरियाज। एनॉक्सिक एरियाज वेयर द वाटर हैज़ नो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एट ऑल। तो मुद्दा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशन के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन घटने लगेगी।
दूसरा प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि ओशन का पानी जो है वो धीरे धीरे एसिडिफाई होने लगेगा, एसिडिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा। क्यों एसिडिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड। और जब एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो नेचुरली उसमें का कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा ऑफ द ओशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टुगेदर दे विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड दिस कार्बोनिक एसिड का जब कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो देयर विल बी ओवरऑल इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द वाटर। तो मुद्दा ये है सरल शब्दों में, ग्लोबल वार्मिंग से दो चीज़ें होंगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होगा और पानी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब इम्पैक्ट समझते हैं। ये तो दो चीज़ें होंगी ओशन के ऊपर, लेकिन उससे ओशन के इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, खासकर ओशन में मछलियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ज़रा समझते हैं। तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट होंगे फिशेस पे, वो ज़रा समझते हैं। व्हेन देयर इज लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन द ओशनिक वाटर, it might lead to death of millions of fishes. There may be physiological change in the fishes like reduced size. तो समझिए ये क्या बात है। अगर देखिए फिशेस का गिल्स ऐसा होता है, आपको पता है कि फिशेस भी सांस लेती हैं, ऑक्सीजन उनको भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन फिशेस किस तरह के ऑक्सीजन पे सर्वाइव करती हैं? पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसको ले करके फिशेस सर्वाइव करती हैं। तो फिशेस क्या करती हैं? वाटर लेती हैं और उनके गिल्स जो होते हैं, यहाँ पे इस तरह के गिल्स होते हैं, इस तरह के सीव तरीके के गिल्स होते हैं, जैसे छन्नी जिसको कहते हैं ना हिंदी में, उस छन्नी की तरह इनके गिल्स होते हैं। और पानी ये लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और इस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो इस छन्नी के थ्रू होते हुए इनके बॉडी में पहुंच जाता है और पानी रह जाता है बाहर। तो इस तरह से वाटर आएगा एंड ऑक्सीजन गोज इनसाइड देयर बॉडी। तो इस तरीके से फिशेस सर्वाइव करती हैं। दैट मीन्स दे सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर। अब अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द एरियाज विल बिकम एनॉक्सिक और हाइपॉक्सिक, मतलब लेस ऑक्सीजन, तो इससे होगा क्या? मछलियों को कम ऑक्सीजन मिलेगी, और जब मछलियों को कम ऑक्सीजन मिलेगी तो बहुत सारी मछलियां मर जाएंगी, और जो सर्वाइव भी करेंगी उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेज आएंगे, उनकी साइज कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन। सो दिस काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेज कुड बी सीन बिकॉज ऑफ ओशनिक टेम्परेचर इंक्रीज। द फिशेस माइट बिकम 20 to 30% स्मॉलर इन साइज। उसके अलावा देयर माइट बी माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम द ट्रॉपिकल एरियाज टू द कूल टेम्परेट एरियाज। तो हमारे यहाँ जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो मछलियाँ हैं जिनको रिलेटिवली वार्मर वाटर चाहिए, वो फिर जब एक्सेस वार्म हो जाएगा पानी ट्रॉपिकल एरिया का, जबकि टेम्परेट एरिया का पानी जो है वो अब ट्रॉपिकल एरिया जितना वार्म होने लगेगा, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज़ के कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम हो जाएंगे और टेम्परेट एरिया के कंडीशन जो है वो ट्रॉपिकल जैसे होने लगेंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये मछलियाँ क्या करेंगी? ट्रॉपिकल एरिया से मूव कर जाएंगी टेम्परेट एरिया में। और इस कारण से होगा क्या कि ये जो ट्रॉपिकल एरियाज़ वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मछलियों की कमी हो जाएगी। जो ट्रॉपिकल एरियाज वाला वाटर है वहाँ पे फिशेस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और दैट में लीड टू फूड इनसिक्योरिटी इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज बिकॉज मैनी और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज डिपेंड ऑन फिश एज देयर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन। और एक बार जब फिशेज वहाँ पे या तो मर जाएंगी, साइज में छोटी हो जाएंगी, नहीं तो वहाँ से माइग्रेट आउट कर जाएंगी, तो ट्रॉपिकल एरियाज में फिशेस की कमी हो जाएगी, और फिशेस की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन सप्लाई का जो मेन डाइट सोर्स है वो कम हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू फूड इनसिक्योरिटी इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ये यूपीएससी के लिए परफेक्ट टॉपिक है। इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी वो स्टेटमेंट बना करके सवाल दे सकता है, मेंस पे भी इससे सवाल आ सकता है। एसिडिफिकेशन से क्या प्रॉब्लम होता है फिशेस पे, वो भी जरा समझिए। कार्बोनिक एसिड से एसिडिफिकेशन बढ़ेगा ओशन के अंदर, और एसिडिफिकेशन से फिशेस की सेंसरी ऑर्गन डिस्टर्ब होने लगती हैं, देयर वे ऑफ बिहेवियर गेट्स डिस्टर्ब, इट ऑल्टर्स देयर सेंसरी सिस्टम। उसके अलावा एसिडिफिकेशन ऑल्सो स्लोज डाउन द फिश रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी, तो इनके कारण भी फिशेस की पॉपुलेशन में कमी आएगी। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में इनकरेज किया जाएगा लोगों को कि वो अपनी पुरानी गाड़ियाँ बेच दें, स्क्रैप सेंटर में जा करके बेच दें। ऐसा नहीं किसी को सेकेंड हैंड बेच दें, वो बेचें उसको स्क्रैप सेंटर में ले जा करके,
कि जहाँ से उस गाड़ी को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाए और उसके अंदर के जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं उसको रिसाइकल कर लिया जाए। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक गाड़ी खरीदी, थोड़ी सी पुरानी हो गई 4-5 साल, तो सेकेंड हैंड करके किसी और को बेच दिया। अब वो इंसान उसको चलाएगा 5-7 साल, फिर उसको किसी और को बेच देगा। तो इस तरीके से पुरानी सी पुरानी गाड़ियाँ भी चलते रहती हैं ख़राब फॉर्म में, जिस कारण से ज़्यादा वो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन करती हैं या पॉल्यूटिंग गैसेज इमिट करती हैं, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो अब सरकार कोशिश करिए कि रादर दैन सेलिंग इट टू सेकेंड हैंड, हम इसको स्क्रैप करवा दें। तो स्क्रैपिंग को प्रमोट कराया जा रहा है। हमारे देश में स्क्रैपिंग का देखो कल्चर है नहीं। हमारे यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ अगर हमें बदलनी है तो हम ढूंढते हैं कोई सेकेंड हैंड ग्राहक मिल जाए। स्क्रैपिंग का कल्चर जो है विदेशों में ज़्यादा है। आपको यहाँ पे स्क्रैपिंग पॉलिसी कम दिखती होगी, आपको इस तरह के स्क्रैप हाउस बहुत कम दिखते होंगे, विदेशों में बहुत दिखते हैं। फिल्मों में आपको दिखता होगा स्क्रैप हाउसेज, आपको फिल्मों में जो हॉलीवुड की फिल्में वहाँ दिख जाएंगी। लेकिन अब जैसे मनी हाइस्ट में भी आपने इस तरह का स्क्रैप हाउस देखा होगा, लेकिन इंडिया में कहाँ दिखता है, बहुत कम दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्चर ही नहीं है गाड़ी को स्क्रैप कराने का। पुरानी सी पुरानी गाड़ियाँ भी बस चलाते रहते हैं हम लोग, कल्चर कम है। तो अब स्क्रैपिंग को प्रमोट करने से फ़ायदे क्या होंगे कि जो पुरानी अनफिट गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर नहीं चलेंगी, तो उससे पहला फ़ायदा होगा कि इमिशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा, स्क्रैपिंग कराने से कैसा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमेशा नई नई गाड़ियों का डिमांड रहेगा, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये सब तमाम फ़ायदे हैं स्क्रैपिंग के। इस कारण से स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर के आई है भारत सरकार, ताकि हमारे देश के अंदर स्क्रैपिंग कल्चर को प्रमोट किया जा सके और जो ओल्ड अनफिट व्हीकल्स है उनको फेज आउट कराया जाए इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर। अभी हम क्या करते हैं, अगर बहुत पुरानी गाड़ी हो गई, एकदम स्क्रैप हो गया, तो कहीं ले जाकर सड़क किनारे लोग लगा के छोड़ देते हैं। अब देखते हैं किस तरह की कई सारी सड़क किनारे गाड़ियां बस लगी होती हैं और बस ऐसे ही वो जगह भी खराब कर रही होती हैं और इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रही होती हैं। तो अब स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या चीज़ें हैं देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी को रादर दैन सेलिंग इट टू सेकेंड हैंड टू समवन एल्स, अगर आप ले जाकर के स्क्रैप हाउस में, इस तरह के भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज स्क्रैपिंग सेंटर्स खोले जाएंगे और इस तरह के स्क्रैपिंग सेंटर्स में ले जाकर के अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा कि ठीक है आपने ये गाड़ी यहाँ पे स्क्रैपिंग सेंटर में डिपॉजिट कराई है। उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को ले करके आप जो भी नई गाड़ी खरीदने जाएंगे, उस नई गाड़ी पे आपको 4 से 6% तक का आपको प्राइस मिल जाएगा। तो owners of the old vehicles will get a scrap value which will be equivalent to 4 to 6% of the ex showroom price of the new vehicle which they are purchasing. Of course इसमें कुछ conditions होंगे, अब ये conditions क्लियर नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपने टाटा नैनो बेची, ठीक है, और टाटा नैनो बेच करके आप चले गए ऑडी खरीदने 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ की ऑडी का भी 4% 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 4 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे वापस। ये क्या कह रहा है कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप हाउस में बेचते हैं तो उसके बदले में आप जो नई गाड़ी लेंगे उसका 4% से 6% तक आपको सरकार जो है पुरानी गाड़ी का स्क्रैप कराने के लिए आपको स्क्रैप वैल्यू देगी। तो ऐसा तो है नहीं कि टाटा नैनो को स्क्रैप कराने का आपको 4 लाख रुपए दे देगी सरकार। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया जरूर होंगे, कंडीशन जरूर होंगे, वो कंडीशंस अभी डिटेल में आए नहीं हैं। दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा इसमें प्रोविज़न क्या रखा गया है इस न्यू स्क्रैप पॉलिसी में कि देयर विल बी 0 रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर न्यू व्हीकल परचेज्ड ऑन शोइंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो अगर आपने पुरानी गाड़ी स्क्रैप में बेच दी है, स्क्रैप में करवा दी है, वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लिया है कि हमने अपनी गाड़ी स्क्रैप में दी है, तो उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को दिखा करके आप जो नई गाड़ी लेंगे उस पर आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको नहीं देना होगा। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी अच्छा खासा देना पड़ता है, 60-70 हज़ार रुपये तो कम से कम देने ही पड़ते हैं अगर 10 लाख की गाड़ी है तो। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू ऑफर कंसेशन ऑन द मोटर व्हीकल टैक्स। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स लगाती है आरटीओ में, उन सब पे छूट देने की को भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी को स्क्रैप में जमा करता है और वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उन सब में उसको कुछ छूट दी जाए। प्लस सरकार ने ये भी कहा है कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट किया है, वैसे तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी को स्क्रैप में बेचता है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाता है तो उसको 5% का डिस्काउंट भी दिया जाए। तो इस तरीके से स्क्रैप पॉलिसी काम करेगी। अलग अलग तरीके लाए गए हैं ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो अपनी जो गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ियाँ, उसको सेकेंड हैंड ना बेच करके स्क्रैप करवाएं, ताकि उनको जो नई गाड़ी खरीदनी है उसमें तमाम तरह के बेनिफिट्स मिलें। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको कहा देयर विल बी डिफरेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्क्रैपिंग सेंटर्स अंडर दिस पॉलिसी। पीपल हु गिव देयर ओल्ड व्हीकल्स फॉर टर्निंग देम इनटू स्क्रैप विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट एंड दिस विल
और ये जो पूरा का पूरा स्क्रैप पॉलिसी है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी तो मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो पूरी तरह से रिसाइकल हो जाते हैं, उसमें वेस्ट कम से कम जाता है, वेस्ट कम से कम इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, वैसे इकोनॉमी को कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो इससे सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बनेगी? आपकी जो गाड़ी है उसको स्क्रैप में भेजा जाएगा, उसके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब निकाल ली जाएंगी और वापस से नई गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जीरो वेस्टेज एंड कंप्लीट सर्कुलर, यानी कि कंप्लीट रीसाइकल। तो इस तरीके से जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है दैट विल हेल्प इन इंश्योरिंग सर्कुलर इकोनॉमी, मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम रिसाइकल। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Subansiri Hydel project, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. Subansiri river, as you can see, it is right hand bank tributary of Brahmaputra river. ये है Subansiri, right hand bank tributary of Brahmaputra river. It rises in Tibet region of Himalaya. It flows east and southeast through the lower Subansiri district in Arunachal Pradesh. तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फिर ये आसाम को के अंदर इंटर करती है और ब्रह्मपुत्रा को राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की तरह ज्वाइन करती है। इट जॉइंस राइट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। सुबनसिरी इज नोन एज गोल्ड रिवर बाय द लोकल्स। सुबनसिरी, सुबन मतलब ही होता है गोल्ड। तो दिस रिवर इज़ फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स गोल्ड डस्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज सुबनसिरी गोल्ड डस्ट। तो यहाँ पे छोटे 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 आपको गोल्ड पाउडर मिलेंगे, जिसको प्लेसर गोल्ड्स भी कहते हैं। तो इसी कारण से इसका नाम सुबनसिरी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो नदी आती है ना उसके आसपास में छोटे छोटे गोल्ड माइंस हैं और गोल्ड माइंस से फिर वो प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स लेकर के चलती है, इसीलिए इसका नाम है सुबनसिरी। अब सुबनसिरी पे एक हाइडल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था। दिस हाइडल प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में ही है वैसे तो, लेकिन इट इज़ ऑन द कम्प्लीटली बॉर्डर साइड ऑफ अरुणाचल एंड असम। ये जो डैम लाया जा रहा था सुबनसिरी के ऊपर, इसका नाम है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इट वाज ए काइंड ऑफ ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट। ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट मतलब इट इज़ ए कंप्लीट कंक्रीट बेस्ड, कंक्रीट होगा, सीमेंट यूज़ किया जा रहा है, उस वजह से डैम को कहा जाता है ग्रेविटी डैम। और उसका उल्टा होता है वो डैम जो मड के बनाया जाता है, बेसिक स्टोन से बनाया जाता है। तो मड या स्टोन वाले डैम का देखो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मड या स्टोन वाला डैम में कैसा है कि बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं होती, छोटी कैपेसिटी होती है और इस कारण से वो जल्दी टूट भी जाता है। लेकिन उसका तो ये तो नुकसान हो गया कि जल्दी टूट सकता है मड वाला डैम, लेकिन अगर टूट भी गया तो उसका फ़ायदा ये है कि टूट जाने के केस में भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन नहीं होता है। लेकिन ग्रेविटी डैम का भी अपना फ़ायदा अपना नुकसान है। ग्रेविटी डैम में कैसा होता है कि जल्दी वो टूटेगा नहीं, इट विल हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इसलिए उसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो और वो जल्दी टूटेगा भी नहीं, इट विल बी ए रेजिलिएंट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर टूट गया तो आसपास के एरिया में वो मैसिव कैटास्ट्रॉफी ला सकता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद ग्रेविटी डैम। और ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट होने के कारण देखो किस तरह से सीमेंट वगैरह से कितना बड़ा डैम बनाया जा रहा है, सुबनसिरी लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ग्रेविटी डैम होने के कारण वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सुबनसिरी के खिलाफ, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस कारण से ये प्रोजेक्ट कई सालों से ठप पड़ा है। इनफैक्ट ये जो प्रोजेक्ट है दिस वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड वे बैक इन 2009 to 10 इटसेल्फ, लेकिन तब से लेकर के अभी तक लगभग 156 महीने बीत चुके हैं, 10 से 12 साल बीत चुके हैं, अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। इट वाज टू बी कंप्लीटेड बाय 2009-10 इटसेल्फ और उस टाइम में 2011 में इसके काम को पूरी तरह से रोकना पड़ा, क्योंकि जो एंटी डैम एक्टिविस्ट थे असम और अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने इस काम को पूरी तरह से रुकवा दिया। ये मामला फिर एनजीटी में गया, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिर अप्रूव किया सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कि ठीक है आप इसको रन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम बेसिक इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। तो 2011 में जो काम रुका था वापस से 2019 में जाकर के काम स्टार्ट हुआ 8 सालों के बाद। और अभी पावर मिनिस्ट्री ने यही बात कही है लोकसभा के अंदर, ये जो प्रोजेक्ट है वो 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पिछले 7-8 सालों में 10 सालों में कुछ काम ना होने के कारण ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट अब बढ़ करके लगभग 19,496 करोड़ हो गए हैं, जो लगभग इसके ओरिजिनल कॉस्ट का 60% ज़्यादा है। तो 10 साल डिले हो गया बिकॉज ऑफ एक्टिविस्ट्स
एंटी डैम एक्टिविस्ट, और 10 साल डिले होने के कारण जो टाइम रन तो हुआ ही, टाइम ओवर रन तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ कॉस्ट ओवर रन भी हो गया, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो लेकिन फिर भी पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2023 अगस्त तक बन करके तैयार हो जाएगा। तो 2 साल में और ये बन करके तैयार हो जाएगा। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इट इज ए नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो गया, इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी। चेयरपर्सन द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 3 years नॉट 5 years, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.